फैजल इलाही एक बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए। बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया है। मुगल आजम भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे आज भी बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई इस महान फिल्म को 65 साल पूरे हो गए हैं और आज भी इसके भव्यता और निर्माण से जुड़ी कहानियां लोगों को हैरान कर देती हैं। शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। आइए इस फिल्म के निर्माण की कुछ दिलचस्प और शानदार कहानियों को फिर से जानते हैं। इसका फैसला जंग करे। प्रीमियर की भव्यता और टिकट की दीवानगी। जब मुगल आजम पूरी हुई तो निर्देशक के आसिफ ने इसका प्रीमियर मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में करने का फैसला किया। अकबर से जिंदगी में एक बार जो मांगोगी अता किया जाएगा। इस मौके को इतना यादगार बनाया गया कि फिल्म की रीलों को एक सजे धजे हाथी पर रखकर ढोल नगाड़ों और शहनाइयों के साथ मराठा मंदिर तक लाया गया। प्रीमियर में 1100 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम थे। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ। हमें कुछ याद नहीं। याद नहीं? आसिफ ने एडवांस बुकिंग शुरू होने से पहले मराठा मंदिर में पूजा भी करवाई थी। बुकिंग खुलने से 3 दिन पहले से ही मुंबई में जोरदार बारिश होने लगी थी, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। बारिश के बावजूद टिकट खिड़की पर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। मगर इंसाफ परवर बादशाह तो कभी अपने पाँव से नहीं फिरते। कह दिया हमें कुछ याद नहीं। लोग इतने बेताब थे कि घंटों तक लाइन में खड़े रहते और वहीं पर अपने घर से लाया हुआ खाना खाते थे। पहला टिकट संपतलाल लोढ़ा नामक एक व्यक्ति ने खरीदा था। आप अपना वादा भूल सकते हैं, लेकिन वो शहंशाह का शहंशाह। उस समय टिकट की कीमत 75 पैसे से 2 रुपए थी, लेकिन ब्लैक मार्केट में यही टिकट 100 से 200 रुपए में बिक रहे थे। जिसने आपको शहंशाह बनाया, वो अपनी गरीब मखलूक को कभी नहीं भूलता। मराठा मंदिर में ये फिल्म लगातार 77 हफ्तों तक हाउसफुल रही थी। दिलीप कुमार और मधुबाला की गैर मौजूदगी। फिल्म के भव्य प्रीमियर में मुख्य कलाकार दिलीप कुमार और मधुबाला शामिल नहीं हो सके हश्र के दिन उसकी अदालत में मेरा हाथ होगा और आपको गिरेगा थे। बताया जाता है कि दिलीप कुमार के आसिफ से नाराज थे क्योंकि आसिफ ने उनकी बहन से शादी कर ली थी। दिलीप कुमार को एक शादीशुदा इंसान के साथ अपनी बहन का रिश्ता पसंद नहीं आया था। मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, साफ। वहीं मधुबाला अपनी खराब सेहत और दिल की बीमारी की वजह से प्रीमियर में नहीं आ सकी थी। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो गाने की तैयारी। फिल्म का एक यादगार गाना मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो है। संगीतकार नौशाद, निर्देशक के आसिफ और कथक गुरु लच्छू महाराज चाहते थे कि ये गाना वाजिद अली शाह के जमाने की ठुमरी और दादरा की याद दिलाए। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी। नौशाद ने ये चिंता जाहिर की कि कथक में चेहरे और हाथों के हाव भाव बहुत जरूरी होते हैं और चूंकि मधुबाला ने कभी कथक नहीं सीखा था तो क्या वो इस गाने के साथ न्याय कर पाएंगी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कम थी। इस पर लच्छू महाराज ने नौशाद से कहा कि ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उन्होंने घंटों तक मधुबाला को कथक का अभ्यास कराया। मधुबाला ने भी लच्छू महाराज के साथ मिलकर जबरदस्त मेहनत की। तुझे सलीम को भूलना होगा। भूलना होगा? यकीनन। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे गाने में किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया और हर एक सीन में मधुबाला की मेहनत साफ दिखाई दी। आसिफ की परफेक्शन और पृथ्वीराज कपूर का समर्पण। आसिफ अपनी फिल्मों में परफेक्शन लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसका एक बेहतरीन उदाहरण बादशाह अकबर का सलीम चिश्ती की मजार पर जाने वाला दृश्य है। इस दृश्य को फिल्माने के लिए आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर से तपती धूप में गर्म बालू पर नंगे पांव चलने को कहा। उन्होंने पृथ्वीराज कपूर से कहा था कि जब उनसे दर्द बर्दाश्त न हो तो वो अपना हाथ बगल में ले जाकर इशारा कर दें, जिससे शूटिंग रोक दी जाएगी। और ये राज, ये अनारकली जिंदा है। लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तो कैमरामैन आर.डी. माथुर इंतजार करते रहे, पर पृथ्वीराज कपूर ने कोई इशारा नहीं किया। वो तब तक चलते रहे जब तक कि खुद के आसिफ ने कट नहीं बोला। दिलचस्प बात यह है कि आसिफ खुद भी पृथ्वीराज कपूर का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ धूप में नंगे पांव चल रहे थे। तुम्हें राज रखना होगा। शॉट पूरा होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों के पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन पृथ्वीराज कपूर के पैरों में ज्यादा छाले पड़े थे। नौशाद को मनाने का अनोखा तरीका। ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे
कि उसकी औलाद कभी मर चुकी। एक बार के आसिफ संगीतकार नौशाद के घर गए, जो उस समय उड़न खटोला फिल्म का संगीत बना रहे थे। आसिफ ने नौशाद से कहा, तुम मुझसे कहते थे कि बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय बड़ा काम करो। प्यार किया तो डरना क्या अब वो दिन आ गया है, मैं मुगल आजम बना रहा हूँ और तुम्हें इसका संगीत देना है। नौशाद ने व्यस्तता और खराब सेहत का हवाला देते हुए मना कर दिया। प्यार किया तो डरना क्या। नौशाद का जवाब सुनकर के आसिफ ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए निकाले और नौशाद के हारमोनियम पर रख दिए। नौशाद को लगा कि ये उनका अपमान है। उन्होंने गुस्से में वो रुपयों की गड्डी उठाकर फेंक दी और नोट कमरे में बिखर गए। आसिफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि मुस्कुराते रहे। तभी नौशाद का नौकर चाय की ट्रे लेकर आया और फर्श पर नोट देखकर दौड़कर नौशाद की पत्नी को बताया। उनकी पत्नी जब कमरे में आई और ये नजारा देखा तो हैरान हो गई। उन्होंने के आसिफ से पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बस इतना कहा, अपने मियाँ से पूछिए। नौशाद की पत्नी और नौकर नोट उठाने लगे। आसिफ ने नौशाद से कहा, जिद मत कीजिए, ये पैसे रख लीजिए, आप मेरे साथ ही काम करेंगे। नौशाद का गुस्सा पिघल गया। उन्होंने के आसिफ से पैसे वापस लेने को कहा और वादा किया कि वो उनके साथ काम करेंगे, लेकिन अपनी फीस काम पूरा होने के बाद ही लेंगे। अकबर के जूतों का कमाल। आसिफ ने फिल्म में अकबर का किरदार निभा रहे पृथ्वीराज कपूर के लिए खास जूते बनवाए थे। इन जूतों की कीमत उस जमाने में 4000 रुपये थी। कैमरामैन आरडी माथुर ने जब इस बारे में सुना तो उन्होंने के आसिफ से पूछा कि इतने महंगे जूते बनवाने का क्या फायदा जब वे शॉट में ठीक से दिखेंगे भी नहीं। आसिफ ने जवाब दिया, ये मत भूलो कि मेरे अकबर को भी अपने जूतों की कीमत मालूम है। जब वो ऐसे शानदार जूते पहनकर चलेगा तो उसकी चाल में मुगल शहंशाहों वाली शान खुद ब खुद आ जाएगी। शीश महल की भव्यता और बेल्जियम के शीशे। मुगल आजम का शीश महल आज भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। आसिफ को इसे बनाने की प्रेरणा आमेर किले के शीश महल से मिली थी। इस सेट को तैयार होने में लगभग 2 साल लगे थे। उस समय भारत में रंगीन शीशों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए कि आसिफ ने बेल्जियम से शीशे मंगवाए। एक बार ईद के मौके पर फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री के आसिफ के घर ईदी लेकर आए। उनकी थाली में सोने के सिक्के और 1 लाख रुपए थे। आसिफ ने थाली से एक सोने का सिक्का उठाया और बाकी पैसे शाहपुर जी को वापस करते हुए कहा, इन पैसों से आप मेरे लिए बेल्जियम से शीशे मंगवा दीजिए। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि मुगल आजम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि कला के प्रति जुनून और समर्पण का एक शानदार उदाहरण थी।